जय हिंद। पिछले क्लास में हमने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के जितने भी कंडीशन हो सकते हैं उस सबको हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के रे डायग्राम को। तो इसमें केवल दो कंडीशन होती है, एक तो वस्तु अनंत पर रखी जाएगी और दूसरे कंडीशन में वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी। तो आइए पहला कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रहे तो फिर उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो यहाँ पे वस्तु हमने अनंत पे रख दिया है और ये उत्तल दर्पण है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण वो होता है जो अंदर के साइड पेंट होता है। वस्तु को हमने अनंत पे रखा है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात, क्योंकि ये तल उभरा हुआ है, तो उभरे हुए तल से ये किरणें टकराने के बाद ये किरणें वापस लौट जाएंगी, फैलते हुए निकलेंगी। क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरनी चाहिए। तो ये फोकस से होकर गुजर तो नहीं रहा है, लेकिन हम इसको पीछे मिलाते जाते हैं, ऐसा लगे ये फोकस से प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही नीचे की भी किरण को हम, ये जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये भी टकराकर वापस लौट जाएगी, इसको भी हम फोकस से मिला देते हैं तो दोनों किरणें यहीं पे जाके मिलेंगी फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा? फोकस पे। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। हमने पहले ही बता दिया है कि जब वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिबिंब बने या फिर दर्पण के अपोजिट साइड प्रतिबिंब बने तो वो आभासी होता है, वो वर्चुअल होता है। और आभासी के केस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी के साथ सीधा बनता है और वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। तो यहाँ पे दर्पण के पीछे है, इस साइड वस्तु है और प्रतिबिंब दूसरी साइड बन रहा है, तो यहाँ पे आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और अनंत पे वस्तु जो रखी हुई है वो वस्तु बहुत बड़ी है, तो उसके कंपेयर में यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। पहला केस तो ये रहा। दूसरा केस है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई हो, तो वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई हो, यहाँ पे अनंत हो जाएगा कहीं पे और यहाँ पे ध्रुव है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु रखी हुई हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? यहां से किरण टकराने के बाद ये फैल के वापस टकरा के चली जाएगी। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है वो सीधी की सीधी निकल जाती है। तो हमें यहाँ पे किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारना है, तो वक्रता केंद्र के सीधे में एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि इससे आगे किरण जा नहीं सकती। तो इसको हम ऐसा मिलाते हैं कि जैसे ये मिलती हुई प्रतीत हो, तो इसको हम वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत दिखाते हैं। और ये किरण जो टकरा कर वापस जा रही थी ये तो फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे काटती हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस केस में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? P और F के बीच में बनता है, पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। और कैसा बनता है? क्योंकि वस्तु इस साइड है और वस्तु अपोजिट साइड है तो आभासी और सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में दो कंडीशन है वस्तु के प्रतिबिंब को बनने के लिए, और अवतल दर्पण में टोटल 6 कंडीशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के सभी नियम को और सभी कंडीशन को समझ लिया। तो आइए अब समझते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है टॉर्च में, वाहनों की हेडलाइट में। टॉर्च का जो आगे का दर्पण हम देखते हैं जहां से लाइट निकलती है, और वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। दूसरा है दंत विशेषज्ञों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। आपने देखा होगा जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो अपने हाथ में एक छोटी सी मेटल की एक रॉड जैसी होती है वस्तु एक लिए होते हैं, उसके किनारे पर एक छोटा सा दर्पण लगा होता है गोला सा, वो होता है अवतल दर्पण। उसका काम होता है कि वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखा देती है। क्योंकि हमारे दांत छोटे होते हैं इसलिए दांतों का प्रॉब्लम देखने के लिए दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनना जरूरी है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखे और डॉक्टर उसको आसानी से समझ सके। अगला है शेविंग दर्पण के रूप में। जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे कि उसमें हमारा चेहरा बड़ा सा दिखे और हमें दाढ़ी बनाने में कोई कठिनाई न हो। अगला नियम है सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में। सौर भट्टी का मतलब होता है वो भट्टी जो सूर्य के प्रकाश से चलती है, उसमें भी एक बहुत बड़ा सा अवतल दर्पण लगा होता है। वो अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, जिससे कि सभी सूर्य की किरणों का एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और काम करने में आसानी होगी। तो सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अब आइए समझते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने में। जो साइड मिरर होते हैं जिससे ड्राइवर पीछे के वाहनों को देखता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। ये एग्जाम में अधिकतर पूछता है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है, तो उसमें यूज होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण लगाने के दो रीजन है। एक तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, और दूसरा रीजन है कि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखेगा। अवतल दर्पण में तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा था, तभी दांत के डॉक्टरों द्वारा उसका यूज किया जाता था। और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखेगा, जिससे कि एक छोटे से साइड मिरर में हमें पीछे का पूरा दृश्य नजर आ जाए। तो उस छोटे से कांच में पीछे का पूरा दृश्य देखने के लिए उसमें छोटे छोटे दिखने चाहिए वस्तुएं, तभी हमें पूरा दृश्य नजर आएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए। दूसरा है धूप के चश्मे में भी। जो धूप के चश्मे होते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप का मतलब जिसको हम दूरबीन बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये आगे की क्लासेस में कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे कि कैसे उत्तल दर्पण का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। अगला है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर क्या होता है? आपने हाईवे और सड़कों पर रात में देखा होगा कि सड़कों पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। जैसे ही उस पे लाइट पड़ती है वो चमकते हुए नजर आने लगता है, और वो हमेशा रोड के किनारे साइड और रोड के बीचों बीच लगा होता है, जिससे कि मालूम चले कि रोड यहीं तक है और व्यक्ति बाहर की तरफ ना जाए और एक्सीडेंट से बच सके। और बीच में भी लगा होता है ताकि वो अपने ही लेन में चल सके और दूसरे लेन में न जाए। और ऐसे ही उत्तल दर्पण का उपयोग भी स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। पांचवा है सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। अब सिक्योरिटी दर्पण क्या होता है? दुकानों में भी सिक्योरिटी के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर ये दर्पण छोटा सा भी रहेगा तभी भी इसके द्वारा हम दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि इस पे जो भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अभी जस्ट इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है और कौन सा प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। तो उसी को हम अभिसारी और अपसारी कहते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो दोनों दर्पणों के उपयोग को तो हमने समझ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम समझते हैं अभिसारी और अपसारी दर्पण, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। तो अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है? अभिसारी वो होता है जो प्रकाश के किरणों को एक जगह सिकोड़ के रख देता है, उसको हम अभिसारी या कन्वर्जिंग कहते हैं। और अपसारी क्या होता है? जो प्रकाश के किरणों को फैला देता है, उसको अपसारी या फिर डाइवर्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, अभिसारी दर्पण वह दर्पण जो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, उसे अभिसारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अवतल दर्पण। ध्यान रहे कि अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी होता है। अपसारी होता है वह दर्पण जो प्रकाश को फैला देता है, उसे हम अपसारी कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है उत्तल दर्पण। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि दर्पण और लेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि जो दर्पण अभिसारी है, कन्वर्जिंग है, वही लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। लेंस के केस में अपोजिट हो जाएगा। ये दर्पण अगर यहाँ पे अभिसारी है तो ये अवतल लेंस वहां पे अपसारी हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण यहाँ पे अपसारी है तो उत्तल लेंस वहां पे अभिसारी हो जाएगा। लेंस और दर्पण एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र भी बनाया हुआ है, ये अभिसारी का और ये अपसारी का। तो अभी को हमने बताया कि अवतल दर्पण क्या होता है, ये अभिसारी होता है। तो अवतल दर्पण हम जानते हैं कि वो दर्पण जो बाहर से पेंट होता है और जिसका झुका हुआ तल परावर्तक सतह होता है, जहां से प्रकाश की किरणें टकराकर लौटती हैं। तो यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण लिया हुआ है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो ये टकराकर फोकस से गुजरेंगी, तो फोकस से ये गुजरेंगी। ऐसे ही कई प्रकाश की किरणों को हम जब गुजारेंगे अगर मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये सभी किरणें फोकस से ही गुजरेंगी और सभी किरणें एक ही बिंदु पे मिलेंगी। तो एक ही बिंदु पे मिलने का मतलब सभी किरणें एक ही स्थान पर आके इकट्ठा हो गई, इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। अगला है अपसारी। अपसारी के लिए क्या यूज होता है? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? हम जानते हैं कि जो दर्पण अंदर की साइड पेंट होता है और जिसका उभरा हुआ सतह परावर्तक तल होता है, वो होता है
उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे उभरा हुआ तल परावर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, क्योंकि ये उभरा हुआ तल है इसलिए ये किरणें झुकेंगी नहीं, ये टकरा के वापस लौट जाएंगी फैलते हुए। तो ये किरणें फैलते हुए चली जाएंगी, यहाँ भी ये किरणें फैलते हुए चली जाएंगी। अगर हमें प्रतिबिंब बनाना हो तो चूंकि इस दर्पण का फोकस इस साइड होगा और इधर किरणें जा नहीं रही हैं, तो हम सभी किरणों को एक जगह फोकस पे मिला देते हैं। तो जहां पे मिलेंगी वही क्या होता है, फोकस। लेकिन एक्चुअल में किरणें क्या हो रही हैं, यहां से टकराकर ये फैल जा रही हैं। जब फैला दे रहा है ये दर्पण इन किरणों को, तो इसीलिए इस दर्पण को हम बोलते हैं अपसारी या फिर डाइवर्जिंग मिरर। तो ध्यान रहे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, अपसारी होता है, और अवतल दर्पण क्या होता है, वो अभिसारी होता है, कन्वर्जिंग होता है। अवतल दर्पण किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है और उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है। लेंस के केस में ये चीजें अपोजिट होती हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।